नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। जो 73rd और 74th अमेंडमेंट है इसका क्रियान्वयन कैसे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। Now, all states have now passed the legislation to implement the provisions of 73rd and 74th amendment। सारे राज्य कानून पास कर चुके हैं कि 73rd and 74th amendment को implement करना है। During the 10 years since these amendments came into force, 1994 से 2004 तक का जो 10 साल जिसमें इस amendment force में आया है ना, most states have had at least 2 rounds of election to the local bodies। तो ज़्यादातर राज्यों में कम से कम 2 बार चुनाव तो हो ही गए। स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड फ्यू अदर्स हैव इन फैक्ट हैड 3 इलेक्शन सो फार। कुछ राज्यों में 3 बार भी चुनाव हो गए हैं लोकल बॉडीज़ को। टुडे देयर आर मोर देन 600 जिला पंचायत्स, अबाउट 6000 ब्लॉक्स और इंटरमीडिएरी पंचायत्स and 240,000 grams panchayats in rural India and over 100 city corporations, 1400 town municipalities and over 2000 नगर पंचायत इन अर्बन इंडिया, है ना। तो देखेंगे कि 600 जिला पंचायत हैं, 6000 ब्लॉक हैं या इंटरमीडिएरी पंचायत है और 2,40,000 ग्राम पंचायतें हैं। शहरों में अगर हम आते हैं शहरी क्षेत्र में 100 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, सिटी कॉरपोरेशन है 100, 1400 टाउन म्यूनिसिपैलिटीज़ है ना, एंड 2000 नगर पंचायत से। लाइक ये क्या, ये 3 टायर है ना, एक के नीचे एक है, बट ये एक के नीचे एक नहीं आते हैं। जो बड़े शहर हैं वहाँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो उससे छोटे शहर है वो टाउन म्यूनिसिपैलिटी, और जो उससे छोटे हैं वहाँ नगर पंचायत है। सो ये एक दूसरे के अंतर्गत नहीं है, ये शहरों के बेसिकली साइज ऑफ द पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। मोर देन 32 लाख मेंबर्स आर इलेक्टेड टू दीज बॉडीज एवरी 5 ईयर्स। सो 32 लाख से ज़्यादा लोग हर एक 5 साल में चुने जा रहे हैं। मोर देन 32 लाख मेंबर्स, बिग नंबर हो। ऑफ दिस एटलीस्ट 13 लाख आर वीमेन, एंड इसमें से 13 लाख महिलाएं होती है कम से कम। इट्स अ बिग बूस्ट फॉर वीमेन। इन द स्टेट असेंबलीज एंड पार्लियामेंट पुट टुगेदर वी हैव लेस देन 5000 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो अगर हम सारे विधानसभा, स्टेट असेंबलीज एंड पार्लियामेंट को जोड़ दें तो 5000 से कम होते हैं जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। बट इनमें कितने हैं लोकल बॉडीज में? 32 लाख, एंड आउट ऑफ दैट 13 लाख आर वीमेन। So with local bodies, the number of elected representatives have increased significantly. So जो of course जो elected representatives है, प्रतिनिधित्व हैं, उसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। The 73rd and 74th amendments have created uniformity in structure of पंचायती राज एंड नगर पालिका इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री। ऑफ कोर्स इसका एम यही था कि भारत, वन ऑफ द एम था कि भारत में पंचायती राज और नगर पालिका की जो व्यवस्था है उसमें एक यूनिफॉर्मिटी हो। तो ये पूरे देश में एक यूनिफॉर्मिटी ब्रिंग आउट कर लिया। So the presence of these local institutions is by itself a significant achievement and would create an atmosphere and platform for people's participation in government। तो इनका जो है, ये जो प्रेजेंस है इन दिस लोकल बॉडीज़ का, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ऑफ कोर्स, एंड वुड क्रिएट, और एक ऐसा माहौल बनाती है ना, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है जिसमें जो आम जनता है, जो पीपल है, उसका पार्टिसिपेशन हो सके, भागीदारी हो सके सरकार में। The provision for reservation for women at Panchayat and Nagar Palika has ensured the presence of significant number of women in local bodies। सो चूँकि महिलाओं को आरक्षण दिया गया है दोनों में, पंचायती राज एंड नगर पालिका में, तो ऑफकोर्स वो इसने इंश्योर किया, ये रिजर्वेशन हैज इंश्योर्ड द प्रेजेंस कि काफ़ी महिलाओं की भागीदारी हो। एज दिस रिजर्वेशन इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर पोजिशंस ऑफ सरपंच एंड अध्यक्ष, ए लार्ज नंबर ऑफ वीमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव कम टू ऑक्यूपाई दिस पोजिशन। और चूँकि ये आरक्षण सिर्फ उनकी भागीदारी तक नहीं है, उनके मेंबरशिप तक नहीं है, ये सरपंच और अध्यक्ष के पदों तक है, तो काफ़ी महिलाएं आज देश में इन पोजिशंस पे बैठी हुई है। देयर आर एटलीस्ट 200 वीमेन अध्यक्षिका, है ना, अध्यक्ष इन जिला पंचायत। तो जिला पंचायत में 200 से ज़्यादा महिलाएं अभी अध्यक्ष बनी हुई है, एंड 2000 से ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ ब्लॉक, तालुका पंचायत की जो हेड बनी हुई है, और 80,000 से ज़्यादा महिलाएं अभी सरपंच बनी हुई है ग्राम पंचायतों में। इट्स अ बिग नंबर, एंड इट्स अ गुड राउंड ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर इंडिया एज ए कंट्री इन दिस एस्पेक्ट। We also have more than 30 women mayors in the corporations। हमारे पास 30 से ज़्यादा महिलाएं मेयर भी है, बिग सिटी कॉरपोरेशंस में मेयर होती है। ओवर
500 वीमेन अध्यक्ष इन टाउन म्यूनिसिपैलिटीज, और जो नगर पालिकाज है उसमें 500 से ज़्यादा महिलाएं अध्यक्ष है। और जो नगर पंचायत से जो छोटे शहरी हैं, जो शहरी निकाय हैं, 650 नगर पंचायत सर हेडेड बाय वीमेन। सो वीमेन हैव गेन्ड मोर पावर एंड कॉन्फिडेंस बाय असर्टिंग कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज। तो महिलाओं को काफ़ी इससे मोर पावर है ना, ताकत मिला है, शक्ति मिली है, और कॉन्फिडेंस भी मिला है। ऑफ कोर्स उनको ये एक कॉन्फिडेंस भी प्रदान करता है, ताकि जिससे वो हमारे जो रिसोर्सेस है उस पर वो अच्छे तरीके से अपना नियंत्रण रख सकते हैं। So their presence in these institutions have given many women a greater understanding of the working of politics। तो चूंकि महिलाएं इसमें तेज़ी से आई है और काफ़ी इनका संख्या ज़्यादा है, तो इनको एक ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग मिला है, इनको एक समझ मिली है पॉलिटिक्स में कैसे काम करते हैं, इनकी समझ इसमें बढ़ोतरी हुई है, इजाफा हुआ। इन मैनी केसेस दे हैव ब्रॉट ए न्यू पर्सपेक्टिव एंड ग्रेटर सेंसिटिविटी टू द डिस्कशंस एट लोकल बॉडीज। और बहुत सारे जगहों पे तो ये बताते हैं कि ये एक नई सोच लेकर आए हैं, एक नया पर्सपेक्टिव लेकर आए हैं, एंड ग्रेटर सेंसिटिविटी टू डिस्कशंस एट लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज में जो मुद्दे डिस्कस किए जा रहे हैं उनमें एक ग्रेटर बड़े रूप से सेंसिटिविटी लाई है और एक नई सोच लेकर आए, नई पर्सपेक्टिव लेकर आए हैं। In many cases, women were unable to assert their presence or were mere proxies for the male members of their family who sponsored their elections। कुछ जगहों पे ऐसा है, such instances are however becoming fewer। तो कुछ ऐसे भी केसेस हैं, काफ़ी जगह ऐसे हैं कि जहाँ पे वीमेन है वो सिर्फ प्रेजेंस है, वो एक प्रॉक्सी के रूप में, वो एक्चुअली जो मेल मेंबर है, चूंकि वो सीट महिला के आरक्षित है तो वहाँ मेल मेंबर नहीं हो सकता, या मेल मेंबर किसी कारण से अयोग्य घोषित है, या मेल मेंबर का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, या कुछ ऐसा रिकॉर्ड है जिससे लोग उसको वोट नहीं दे पाएंगे, या वो लायक नहीं है कि उस जगह पे बैठ सके। तो अपनी महिलाओं को, अपने घर की महिलाएं, खास करके पत्नी, माँ, बहनों को ऐसी जगहों पे उन्होंने बैठा रखा है, और वो अपना प्रॉक्सी के रूप में बैठाकर, जितवा कर और बैठाकर वो अपना खुद का रूल चला रहे हैं। बट ऐसी केसेस अब कम है, काफ़ी कम है। अभी एक रिसेंटली पंचायत सीरीज़ काफ़ी फेमस चल रही है, आप लोग सब जानते हैं। तो पंचायत सीरीज़ में भी एक ऐसा ही एक एग्जाम्पल है जहाँ पे एक जो सरपंच है वो एक महिला ही है, बट एक्चुअली इट इज़ बिंग रन बाई हर हस्बैंड। सो दैट्स अ फन इंटेंडेड स्टोरी। बट यस, ऐसे प्रॉक्सीज हमारे देश में हैं, बट इनकी संख्या धीरे धीरे अब कम हो रही है, अब जागरूकता बढ़ रही है। So while reservations for scheduled caste and scheduled tribes are mandated by the constitutional amendment, most states have also made a provision to reserve seats for backward classes। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशंस हैं इन लोकल बॉडीज़ में, बट बहुत सारे राज्यों में चूंकि अमेंडमेंट में ये ऑप्शन था कि बैकवर्ड कास्ट को भी कंसिडर किया जा सकता है, तो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ने बैकवर्ड कास्ट के लिए भी रिजर्व्स किए हैं सीट। As the Indian population has 16.2% scheduled caste, 8.2% scheduled tribes, and about 6.6 lakh elected members in the urban local bodies hail from these two communities। तो हमारे देश की जो जनसंख्या है उसमें 16% लगभग शेड्यूल कास्ट है और 8% लगभग शेड्यूल ट्राइब्स है ना, 8.2%। तो 6,60,000 इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं अर्बन एंड लोकल बॉडीज़ में, वो इन दो कम्युनिटी से आते हैं, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से। दिस हैज़ सिग्निफिकेंटली अल्टर्ड द सोशल प्रोफाइल ऑफ लोकल बॉडी। तो ऑफकोर्स ये जो हमारे स्थानीय निकाय हैं इनका जो प्रोफाइल है वो काफ़ी हद तक इसने बदल दिया, सोशल प्रोफाइल काफ़ी हद तक इसने बदल दिया है। These bodies have thus become more representative of social reality they operate within। तो ऑफकोर्स ये जो हैव बिकम मोर रिप्रेजेंटेटिव, ये ज़्यादा प्रतिनिधित्व हो गए ऑफ सोशल रियलिटी, जिस समाज में हम रह रहे हैं उसकी जो रियलिटी है उसको ये ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समटाइम्स दिस लीड्स टू टेंशंस, कभी कभी इन सब चीज़ों के कारण कुछ टेंशंस भी आते हैं, कुछ बुरे अनुभव भी आते हैं। द डोमिनेंट सोशल ग्रुप्स विच कंट्रोल्ड द विलेज अर्लियर डू नॉट विश टू गिव अप देयर पावर। तो जो डोमिनेंट सोशल ग्रुप्स है, जो सामाजिक ताकतवर ग्रुप्स हैं, वो पहले से विलेज को कंट्रोल कर रहे थे, तो वो ये पावर को जाने नहीं देना चाहते हैं। डोमिनेंट सोशल ग्रुप विच कंट्रोल द विलेज अर्लियर डू नॉट विश टू गिव अप देयर पावर, वो अपनी शक्ति को खोना नहीं चाहते हैं। दिस लीड्स टू इंटेंसिफिकेशन ऑफ स्ट्रगल ऑफ पावर। तो ये कभी कभी दोनों मतलब कुछ लोगों के बीच में ये एक स्ट्रगल के रूप में, उनके दोनों के बीच में जो एक स्ट्रगल है उसको इंटेंसिफाई कर देता है। बट टेंशन एंड स्ट्रगल इज नॉट ऑलवेज बैड, बट कभी कभी टेंशन और स्ट्रगल हमेशा खराब नहीं होता है। वेन एवर देयर इज एन अटेम्प्ट टू मेक डेमोक्रेसी मोर मीनिंगफुल एंड गिव पावर टू दोज
who did not enjoy it earlier, there is bound to be some conflict and tension in society. तो जब भी ऐसा होगा, हर एक बार टेंशन जो है वो खराब ही नहीं कर सकता, दो द चैप्टर वांट्स टू ब्रिंग आउट इन दिस अदर एस्पेक्ट कि टेंशन है तो वो टेंशन होना तो पर से खराब है, बट टेंशन के डर से हम इस चीज़ को हटा नहीं सकते. व्हाट दे वांट टू ब्रिंग आउट कि व्हेनेवर देयर इज एन अटेम्प्ट टू मेक अ डेमोक्रेसी मोर मीनिंगफुल, जब भी लोकतंत्र को ज़्यादा मीनिंगफुल बनाने का कोशिश किया जाता है, लोकतंत्र को ज़्यादा प्रभावी बनाने का कोशिश किया जाता है, अटेम्प्ट किया जाता है, उनको तो उसमें क्या करना होगा, उसमें उन लोगों को पावर देना होगा कि जिनको पहले पावर नहीं थी, तभी वो ज़्यादा मीनिंगफुल होगी, तभी ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन होगा. तो जब भी ऐसा कोशिश किया जाता है, ऐसा लाजमी है, देयर इज बाउंड टू हैव सम कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन. तो समाज में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन होंगे ही होंगे. और ये जो पावर में लोग पहले से रहे हैं उनको भी थोड़ा समझना चाहिए कि नाउ लेट्स मेक पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी मोर पार्टिसिपेटिव, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पार्टिसिपेशन हो और देश उत्थान की ओर आगे बढ़े. द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट असाइंड एज मेनी एज 29 सब्जेक्ट्स टू लोकल गवर्नमेंट. पहले भी बता रखा हूँ कि संविधान के संशोधन में 29 विषयों को स्थानीय निकायों के हवाले किया गया है. 29 सब्जेक्ट्स टू लोकल गवर्नमेंट. ऑल दिस सब्जेक्ट्स आर रिलेटेड टू फंक्शंस लिंक टू लोकल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट. तो ये जो लोकल कल्याण और विकास के मुद्दे हैं उनको इसमें डाला गया है. The experience with the functioning of local government in the past decade has shown that local governments in India enjoy limited autonomy to perform the functions assigned to them. So अभी हमने जो 10 साल में जो हमारा लोकल गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस रहा है उसमें ये हमें पता चलता है कि जो लोकल गवर्नमेंट्स है उसको काफ़ी लिमिटेड ऑटोनॉमी, उनको स्वायत्ता बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है. सो उनके जो काम करने का जो काम उनको दिए गए उसको परफॉर्म करने के लिए उनको जो स्वायत्ता है वो बहुत ही लिमिटेड है. मेनी स्टेट्स हैव नॉट ट्रांसफर्ड मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स टू लोकल बॉडी. और बहुत सारे राज्य, इसमें से बहुत सारे सब्जेक्ट जो 29 सब्जेक्ट्स हैं, ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स अभी तक लोकल बॉडीज़ को नहीं ट्रांसफ़र किया, क्योंकि ये अमेंडमेंट में ये चीज़ स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ा गया कि आउट ऑफ दिस 29 सब्जेक्ट्स हाउ मेनी सब्जेक्ट्स विल बी ट्रांसफर्ड, दिस हैज बीन लेफ्ट ओवर द स्टेट गवर्नमेंट. दिस मीन्स दैट द लोकल बॉडीज कैन नॉट रियली फंक्शन इन एन इफेक्टिव मैनर. तो इसका मतलब यही हो रहा है कि जो लोकल बॉडीज है वो एक प्रभावी तरीके से काम नहीं कर पा रही है. देयरफॉर द इंटायर एक्सरसाइज ऑफ इलेक्टिंग सो मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स बिकम समवॉट सिंबॉलिक. तो इतनी बड़ी जो रिप्रेजेंटेशन हो रही है, इतने लोगों को जो चुना जा रहा है, 32 लाख लोगों को चुना जा रहा है लोकल बॉडीज़ में, ये सिर्फ सिंबॉलिक बन के रह जा रहा है, क्योंकि इनके पास जो ऑटोनॉमी है, जो पावर करने की, जो परफॉर्म करने की जो शक्तियाँ प्रदान है वो काफ़ी लिमिटेड है. सो वो उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रही है लोकल बॉडीज. Some people criticize the formation of local bodies that because this has not changed the way in which decisions are taken at the center and state level. कुछ लोग लोकल बॉडीज़ का क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि ये लोकल बॉडीज़ के आने के बाद भी जो सेंटर एंड स्टेट लेवल, जो केंद्र और राज्य सरकार के जो काम करने का तरीका है, उस पर कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं है, उस पर कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ा नहीं है, और ज़्यादा सब बहुत सारे मुद्दे उनके पास हैं. तो ये लोकल बॉडीज़ के होने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ पाया है, ऐसा बहुत लोगों का क्रिटिक है टुवर्ड लोकल बॉडीज़ के. क्रिटिक में ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्रिटिक है. पीपल एट द लोकल लेवल डू नॉट एंजॉय मच पावर्स ऑफ चूजिंग वेलफेयर प्रोग्राम्स और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. और जो लोकल लेवल पे जो लोग हैं उनके पास वेलफेयर के जो कल्याण के जो प्रोग्राम्स है या जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, जो उनको संसाधन का उनको जो बंटवारा किया जा रहा है, इन संसाधनों का जो आवंटन हो रहा है, इसमें उनके पास ज़्यादा पावर्स नहीं है कुछ चूज़ करने के लिए. तो ये कुछ हद तक इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव स्टेप्स जरूर लाए हैं, बट ये इसमें देर आर लिमिटेशंस एंड these are the critiques of the local government. So local bodies have very little funds of their own. जो local bodies है, स्थानीय निकाय, उनके पास अपना तो बहुत थोड़ा सा धन होता है ना, उनके पास फंड बहुत कम है. द डिपेंडेंस ऑफ द लोकल बॉडीज एंड स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट हैज ग्रेटली इरोडेड देयर कैपेसिटी टू ऑपरेट इफेक्टिवली. तो चूंकि ये लोकल बॉडीज जो है ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए इनका बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है. तो ये इनकी जो कैपेसिटी है टू जो ये कुछ प्रभावी रूप से कुछ कर सकने की जो इनकी क्षमता है, इसको काफ़ी क्षीण किया है, काफ़ी इरोड किया है इनकी क्षमता को टू ऑपरेट इफेक्टिवली. While rural bodies raise 0.2% of total revenues collected, they account for 4% of the total expenditure made by the government. है ना. सो जो रूरल लोकल बॉडीज, जो ग्रामीण लोकल बॉडीज है, वो सिर्फ 0.2% जो टोटल रेवेन्यू जो कलेक्ट होते हैं, है ना, जो राजस्व उगाही होती है, उसका सिर्फ 1% भी नहीं,
0.24% है ना, एक चौथाई भी नहीं, 0.25 से भी थोड़ा सा कम है, तो 0.24% रेवेन्यू सिर्फ वो कलेक्ट करते हैं। एंड दे अकाउंट फॉर, और 4% कार्यों का जो एक्सपेंडिचर है उनको इनको निकाय द्वारा व्यय किया जाता है। तो इनको ऑफकोर्स ये रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, इनको स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है। तो ये इनफैक्ट ये दिखाता है कि वो उनके पास मतलब उनकी शक्तियाँ, उनके फंड कितने लिमिटेड है। सो ऑफकोर्स दिस अफेक्ट्स देयर इफेक्टिवनेस इन परफॉर्मेंस ऑफ देयर वर्क। सो दे अर्न मच लेस देन दे स्पेंड, जो इतना खर्च कर रहे हैं उससे काफ़ी कम उनको मिलता है। दैट मेक्स देम डिपेंडेंट ऑन दोज हु गिव देम ग्रांट। तो ऑफकोर्स ये इसके कारण जो निकाय के जो अनुदान मिल रहे हैं ये उसके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट हो जाते हैं, दोज हु गिव देम ग्रांट, तो इसके ऊपर डिपेंडेंट। सो फ्रेंड्स, नाउ आई हैव कवर्ड, ये चैप्टर समाप्त हो गया। इसमें हमने लोकल बॉडीज़, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ लिया। 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट एक्ट दोनों को समझ लिया, पढ़ लिया। एंड काफ़ी अच्छे से मैंने आप लोगों को कोशिश किया है कि इस चीज़ों को समझाएं, और आप लोगों को आई होप कि क्लियर हो गया ये पूरा सब्जेक्ट एंड पूरा चैप्टर समझ में आ चुका होगा। नाउ अब हम कंक्लूड करते हैं, इसका कंक्लूजन को समझते हैं एंड देन हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं। सो कंक्लूजन क्या है? दिस एक्सपीरियंस suggests that local government continue to be agencies implementing the welfare and development schemes of the central and state government। तो हमें इस अनुभव से यही संकेत मिलते हैं कि जो स्थानीय शासन के जो निकाय है, जो लोकल गवर्नमेंट है, वो कंटिन्यू टू बी एजेंसी, वो एक एजेंसी की भूमिका निभा रही है इन इम्प्लीमेंटिंग। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो कल्याण और विकास के जो स्कीम्स है उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में यह एक एजेंसी के रूप में आ रही है, भूमिका निभा रही है। गिविंग मोर पावरफुल टू लोकल गवर्नमेंट मीन्स दैट वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर रियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो अगर हम लोकल गवर्नमेंट को ज़्यादा शक्तियां देंगे, है ना, लोकल गवर्नमेंट, मोर पावर टू लोकल गवर्नमेंट, इसका क्या मतलब होता है? इतना मतलब होता है कि हमें रेडी होना चाहिए कि असली डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जो केंद्र शक्तियों का विकेंद्रीकरण असली तभी होगा जब लोकल गवर्नमेंट को, बॉडीज़ को ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान की जाएगी। अल्टीमेटली डेमोक्रेसी मीन्स दैट पावर शुड बी शेयर्ड बाय द पीपल। सो अल्टीमेटली जो वास्तविक रूप में ये लोकतंत्र का मतलब ही यही है कि पावर शुड बी शेयर्ड बाय द पीपल। तो जो शक्तियां हैं वो जनता के बीच में हो, जनता के द्वारा शेयर की जाए। पीपल इन द विलेजेस एंड अर्बन लोकेलिटीज मस्ट हैव द पावर टू डिसाइड व्हाट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम दे वांट टू अडॉप्ट। सो जो लोग गाँव में रह रहे हैं, पीपल इन विलेजेज एंड जो अर्बन लोकेलिटीज में, शहरों में रह रहे हैं, उनके पास ये शक्ति होनी चाहिए, पावर टू डिसाइड, उनको एक निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए कि कौन सी पॉलिसीज और कौन से प्रोग्राम वो अडॉप्ट करना चाहते हैं। एज यू हैव स्टडीड अर्लियर, डेमोक्रेसी मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि जो डेमोक्रेसी है उसका मतलब ही होता है, डेमोक्रेसी मीन्स विकेंद्रीकरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड गिविंग मोर एंड मोर पावर टू पीपल। सो डिसेंट्रलाइजेशन कब होगा? जब हम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा पावर जनता के हाथों में हम प्रदान करेंगे, प्रदत्त करेंगे। The laws about local governments are an important step in the direction of democratization। तो ऑफकोर्स जो इसके लोकल गवर्नमेंट के इससे जुड़े हुए जो कानून बनाए गए हैं, जो अमेंडमेंट्स लाए गए और जो कानून बनाए गए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो इस दिशा में काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है कि डेमोक्रेटाइजेशन, वो देश को एक अच्छा लोकतंत्र बनाने के ऊपर में, डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के ऊपर में, मोर डेमोक्रेसी सेटअप करने के दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। बट द ट्रू टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट मेयरली इन द लीगल प्रोविजंस बट इन द प्रैक्टिस ऑफ दोज प्रोविजन। बट ये एक दिशा में एक महत्वपूर्ण स्टेप तो जरूर है, बट एक लोकतंत्र का असली चरित्र टेस्ट, अच्छा टेस्ट, सही टेस्ट तभी होगा, ट्रू टेस्ट तभी होगा जब सिर्फ लीगल प्रोविजंस में नहीं, जब ये कानूनी प्रावधानों तक सीमित नहीं रहेगा, जब एक्चुअली में ये प्रैक्टिस में आएगा, ये जो सारे प्रावधान है ये प्रैक्टिस में आएंगे और ये रियली दिल से इंप्लीमेंट किए जाएंगे इन स्पिरिट। जब इनका इम्प्लीमेंटेशन होगा तो अभी ये डेमोक्रेसी सक्सेसफुली स्टेब्लिश हो पाएगी। सो विद दैट आई हैव कंक्लूडेड दिस चैप्टर्स। I hope friends you have understood this chapter very clearly, or concepts are now very clear, and I just stop here. I'll wait for the next chapter का मैं फिर वीडियो रिलीज करूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।